कहानी लिरिक्स हिंदी प्रेजेंटेड राजा भोज, जिसे था 14 विद्याओं का घमंड, भाग 1। दुनिया की सबसे शानदार और मजेदार कहानियों में से एक। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, गंगाराम पटेल अपने नौकर बुलखिया को साथ लेकर तीर्थ यात्रा की तैयारी कर रहे थे। गंगाराम पटेल एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार इंसान थे। तो बुलखिया ने उनसे कहा, पटेल जी, मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा पर अवश्य चलूंगा, किंतु वहां जाने से पहले आपको मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। पटेल जी ने बुलखिया से कहा, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। बुलखिया, तीर्थ यात्रा के दौरान यदि रास्ते में मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ तो आपको उसका उत्तर मुझे देना होगा, अन्यथा मैं वापस आ जाऊंगा। पटेल जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। फिर दोनों एक ही घोड़े पर सवार होकर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दिन ढलने लगा और रात की काली छाया चारों तरफ फैल चुकी थी। तब वे एक नगरी के पास पहुंचे। नगरी को देख पटेल जी ने कहा, बुलखिया, आज की रात हम यहीं ठहरेंगे। दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से वहां ठहरने का निर्णय किया और अपना टेंट लगा लिया। टेंट लगाने के पश्चात पटेल जी ने बुलखिया से कहा, अब तुम नगरी में जाओ और कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। बुलखिया ने सहमति से अपना सिर हिलाया और पैसा लेकर नगरी की तरफ चल दिया। जैसे ही बुलखिया नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां उसने एक अचंभित कर देने वाला दृश्य देखा, जो उसके भीतर सवाल खड़े कर रहा था। उसने देखा नगरी के मुख्य द्वार पर एक बकरा बंधा था और सभी आने जाने वाले उस बकरे के सिर पर 5-5 जूते मारकर आ जा रहे थे। यह दृश्य देखकर बुलखिया नगरी के अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, यदि आपको नगरी के अंदर जाना है तो इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको नगरी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलखिया बड़े अचंभे में था, लेकिन नगरी में प्रवेश करने के लिए उसने भी बकरे के सिर पर 5 जूते मारे और नगरी में प्रवेश कर गया। ऐसे ही वापिस आते हुए भी 5 जूते मारे और सामान लेकर पटेल जी के पास वापस आ गया। वापिस आकर बुलखिया ने तुरंत खाना बनाया और पटेल जी को खिलाकर खुद भी भोजन कर लिया। वह सारा कार्य जल्द से जल्द निपटाना चाहता था ताकि उस बकरे के बारे में जान सके, जिसने उसके मन में सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। तो रात को सोते समय बुलखिया पटेल जी के पैरों के पास बैठ गया और पैर दबाते हुए बोला, पटेल जी, जब मैं नगरी के मुख्य द्वार पर पहुंचा था तो वहां मैंने एक पीड़ादायक दृश्य देखा जो मुझे ना भाया। इस नगरी के लोग कितने क्रूर और पत्थर दिल हैं, जो अपना गुस्सा किसी बेजुबान जानवर पर निकालते हैं। पटेल जी, तुमने क्या देखा, मुझे साफ साफ बताओ। बुलखिया, जब मैं नगरी में गया तो मैंने देखा कि मुख्य द्वार पर एक बकरा जंजीरों में बंधा हुआ था और सभी आने जाने वाले उसके सिर पर 5-5 जूते मार रहे थे। तो कृपया आप मुझे बताइए कि उस बकरे ने ऐसा क्या पाप कर दिया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। पटेल जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, बुलखिया, यह नगरी कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं है, बल्कि राजा भोज की नगरी है, और जिसे तुम एक बेजुबान जानवर समझ रहे हो, यह कोई मामूली बकरा नहीं है। इस बकरे ने राजा भोज के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा था, जिसमें यह काफी हद तक सफल भी हो गया था। लेकिन वह कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है। तो इस बकरे का भी घड़ा जिस दिन फूटा उसी दिन इसे यह सजा सुना दी गई। जो भी प्रजाजन नगरी में आए या जाए, उससे पहले इस बकरे के सिर पर 5 जूते मारने होंगे। तो चलो मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ से पटेल जी ने बुलखिया को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। राजा भोज 14 विद्या निदान राजा थे। उस समय समग्र राजाओं में सबसे बुद्धिमान शासक थे। 14 विद्याओं में राजा भोज की एक अलग ही छवि पूरे संसार में बना दी थी, जिसका उन्हें हमेशा से ही घमंड रहता था, क्योंकि वह समझते थे कि 14 विद्या सीखने के बाद विश्व में ऐसा कोई नहीं जो उन्हें बुद्धिमत्ता में हरा सके। लेकिन यह कारनामा किया एक बाजीगर ने, जिसने राजा भोज की 14 विद्याओं का घमंड तोड़कर रख दिया। एक बार एक बाजीगर और बाजीगरनी राजा भोज की नगरी में खेल दिखाने आए। बाजीगर ने वहां मौजूद लोगों से उसका खेल देखने के लिए आग्रह किया। लोगों ने बाजीगर से कहा, भाई, हम तो तुम्हारा खेल देखना चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हें उसके बदले में भिक्षा में क्या दे सकते हैं। एक काम करो, तुम राजा के महल चलो। अगर राजा को तुम्हारा खेल पसंद आया तो वह तुम्हें भारी इनाम भी देंगे। बाजीगर ने कहा,
चलो ठीक है, बहुत सुना हूँ राजा भोज के बारे में। मेरी भी बड़ी तमन्ना थी कि एक दिन मैं उनके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ महल में पहुंच गया, लेकिन वहां द्वारपालों ने उसे बताया कि अभी महाराज किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। बाजीगर अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और राजा का कार्य से मुक्त होने का इंतजार करता रहा। आखिरकार लंबे समय के बाद राजा बाहर आए। राजा को देखते ही बाजीगर प्रसन्नता से शीघ्र खड़ा हुआ और राजा भोज के पास जा पहुंचा और बोला, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर हूँ। गांव-गांव घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। मेरी बड़ी दिनों से तमन्ना थी कि मैं कभी आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन करूं, इसलिए आज मैं आपकी नगरी में आया हूं। राजा भोज घमंड में, अरे बाजीगर, तू क्या मुझे अपनी कला दिखाएगा? मैं 14 विद्या निदान राजा हूं। मेरे आगे बड़े से बड़ा ज्ञान भी पस्त है, और तू तो एक छोटा सा बाजीगर है। भला तू मुझे क्या रोमांचित करेगा? बाजीगर, महाराज, मैं एक छोटा सा बाजीगर अवश्य हूँ, किंतु मेरी कला छोटे नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल एक बार मेरा खेल देख लीजिए। बाजीगर के यूं बार बार विनती करने पर राजा भोज ने हामी भर दी और बोले, चलो ठीक है बाजीगर, दिखाओ अपना खेल। मैं ना तो मेरी प्रजा ही खुश हो जाएगी। जब बाजीगर ने अपना खेल प्रारंभ किया तो वहां राजा के साथ उनकी रानियां, मंत्रीगण और समस्त प्रजा आ गई। बाजीगर ने अपने थैले से एक रस्सी निकाली और उसे आकाश की ओर फेंका। फेंकने के साथ ही रस्सी लंबी होती चली गई और आकाश में जाकर कहीं अटक गई। वहां मौजूद सभी लोग इस छोटे से नमूने को देखकर हैरान हो गए। खुद राजा भी सोचने लगे कि रस्सी फेंकी तो छोटी सी थी, लेकिन वह इतनी लंबी कैसी हो गई कि आकाश में पहुंच गई। अब बाजीगर उस रस्सी को जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन रस्सी इस कदर फंस गई कि उसे खींच पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर बाजीगर राजा भोज से बोला, क्षमा करें महाराज, मुझे खेल थोड़ा देर के लिए अधूरा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऊपर से देवताओं का संदेश आया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भयंकर युद्ध छिड़ गया है, जिसे शांत कराने के लिए मुझे वहां जाना होगा। बाजीगर के मुख से ऐसे कथन सुनकर सारी प्रजा और खुद राजा भोज दुविधा में फंस गए। सभी मन ही मन सोचने लगे कि ऊपर देवताओं की लड़ाई हो रही है और उसे छुड़ाने के लिए उन्होंने इस बाजीगर को याद किया है। राजा भोज ने हैरियत में अपना सिर हिलाया और बोले, ठीक है बाजीगर, पहले तुम देवताओं का युद्ध छुड़ा कर आओ। लेकिन जाने से पहले बाजीगर ने राजा के सामने एक शर्त रखी। शर्त थी कि जब तक मैं देवताओं का युद्ध शांत कराकर नहीं आ जाता, मेरी बाजीगरनी आपके पास सुरक्षित रहेगी। इसकी जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ और वापस आते ही आपसे सबसे पहले अपनी पत्नी मांगूंगा। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा दुविधा आने वाली है जो इस बाजीगर ने यह शर्त मेरे सामने रखी है। भला इसकी पत्नी को यहाँ से कौन लेकर जाएगा? राजा भोज, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जब तक तुम नहीं आते हो, तुम्हारी पत्नी मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जैसे ही राजा ने शर्त मंजूर की कि बाजीगर ने रस्सी पे चढ़ना शुरू कर दिया और जो आकाश में जा रही थी, सभी की निगाहें बाजीगर पर टिकी थी। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, उसका आकार छोटा होता गया। एक समय ऐसा आया जब वह बादलों में अदृश्य हो गया। बाजीगर को गए हुए काफी समय हो गया था। वहां मौजूद सभी जन और राजा भोज बाजीगर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पे मौजूद सभी लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जो कल्पना से परे था और लोगों में एक रहस्यमयी सवाल बन गया था। उन्होंने देखा आकाश से बाजीगर का एक कटा हुआ पैर आकर धम्म से धरती पर गिरा। कटा पैर देखकर सभी सुन्न पड़ गए। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर दूसरा पैर आकर गिरा। फिर बाजीगर के कटे हुए हाथ आ गिरे। धीरे धीरे उसका सारा शरीर टुकड़ों के रूप में जमीन पर आकर गिरा और अंत में उसका मुख, जिसे देखते ही राजा भोज भी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। अपने पति के शरीर के कटे अंग को देखकर बाजीगरनी जोर जोर से रोने लगी। राजा और समस्त प्रजा के मन में कई सवाल उठने लगे। ऊपर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ आदि। आगे की कहानी आपको भाग 2 में सुनने को मिलेगी। अगर आप इस कहानी को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो कमेंट मुझे जरूर करना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।